मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। इस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर के.टी. केन, फॉर्मर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शामिल हैं। टीवी कट्टावली साहब जो इस वक्त सिटिंग वाइस चांसलर हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, और जनाब अमिताभ कुंडू साहब जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन रह चुके हैं। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब को यहाँ पर बुलाता हूँ कि वो आपसे मुखातबत करें। ज़ोरदार तालियाँ। Honorable Dr. Zakia Khan, the chief inspiration and architect of this 13th All India Education Conference, Dr. Khwaja Shahid Saab, and also Ketkar Saab. I learned a lot about secularism and democracy. I must say that it's a privilege for me to be part of this movement. When you come for a movement, you are not a chief guest or a main speaker or a guest of honor. You are part of the movement. And I feel very privileged that I have been asked to be part of it. I'm not a missionary. I don't particularly given my lifetime working for the marginalized. जिंदगी में मैं एक टीचर रहा, रिसर्चर रहा, और अपनी रिसर्च के दौरान मैंने नोटिस किया कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ में जो डिप्रीवेशन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो मेरी जो कंसर्न है, जो मैंने सचर कमीशन के साथ में एसोसिएट होकर भी बताया, पोस्ट सचर कमेटी के साथ में भी बताया, और एक बात जो नहीं कही गई है, पिछले साल हमने एक रिपोर्ट निकाली है, उसका नाम है भारत में इम्तियाजी सलूक। अगर अगला स्लाइड दिखाएं, हमने बताया उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और सबसे बड़ी बात यह है जो चर्चा नहीं होती, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। ये रिपोर्ट ऑक्सफाम ने स्पॉन्सर किया, लेकिन कुछ परेशानियां थी उनको, वो ज़्यादा फोकस नहीं किया। इसको उर्दू में हमने निकाला है CDPP की तरफ से, जो हैदराबाद बेस्ड है, प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान है, ये अवेलेबल है नेट में भी, और आप देख सकते हैं कि हमने फोकस किया कि विथ ऑल द टॉक अबाउट इंक्लूसिव इंडिया, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक का क्या मैनिफेस्टेशन है, मैग्नीट्यूड क्या है। मैं एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर के साथ में शुरू करता हूँ। The good news is that last week you heard Honorable Prime Minister talking about IMF report. IMF ने ये बताया है कि हमारी जो GDP में विकास का दर है वो 6.1 से बढ़कर 6.3 हो गया। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पे हमारी ग्रोथ रेट जो है 3.5 है, वो अगले साल और कम होने वाली है, आधे से भी कम। तो इसलिए गुड न्यूज़। बट नॉट सो गुड न्यूज़ इज दैट विद इन 3 डेज एक रिपोर्ट आई है कि 125 कंट्रीज में 111 नंबर है इंडिया का हंगर में, मतलब बिल्कुल रॉक बॉटम पर है। लेकिन मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं फोकस करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर और एजुकेशन पर खास कर। वहाँ भी 2 खबरें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो ये है, आपने कभी देखा है केतकर साहब, फौजिया जी, किसी ग्राफ में इंडिया जो है उसका कर्व जो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। डेवलपमेंट ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, जेंडर वायलेंस उनसे नेगेटिव इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी डेवलपमेंट इंडिकेटर में इंडिया काफ़ी ऊपर है। अब ग्राफ में देखिए, सबसे ऊपर कोस्टा रिका है, जिसको मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ साउथ एशिया पर। श्रीलंका नंबर 2 पर है, इंडिया 52वें नंबर पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारे थोड़ा नीचे है, लेकिन काफ़ी ऊपर है। अब देख रहे हैं जो कर्व जो सबसे नीचे जा रहा है वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। आप कहेंगे कौन सा डेवलपमेंट इंडिकेटर है भाई? जैसे शाहिद साहब ने कहा, दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स।
कैसे निकालते हैं? और ये किसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिसर्च से नहीं निकला है, ये किसी जर्नलिस्ट ने अपने टीआरपी के लिए नहीं निकाला है। ये रिपोर्ट ग्लोबली अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, प्रोफेसर जेसन की लीडरशिप में। कैसे कैलकुलेट किया है? आप सोचेंगे क्या बात है भाई, इंडिया ऊपर ही नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए डेवलप्ड कंट्री जो है नीचे है और नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्या है ये इंडेक्स? ऊपर आपने लिया है डेवलपमेंट, विच इज डिफाइंड बाय टेकिंग 3 पैरामीटर्स। एजुकेशन, मैंने फोकस किया एजुकेशन पे, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, तीनों को एग्रीगेट किया। एक तरीका है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट डिवाइडेड बाय द रिसोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड। आपने अपने इनकम डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना रिसोर्सेज का कंज्यूम किया है। जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सवाल है, वो अपने रिसोर्सेज से 7 गुना रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। इसलिए जब आप तकसीम करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम एंड ऑल्सो CO2 एमिशन, कितना कार्बन एमिट करते हैं, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रिपोर्ट है, अवेलेबल है इंटरनेट पर। आप देखेंगे कि यहाँ हमारी परफॉर्मेंस ओवर टाइम बढ़ रहा है। इसकी वजह ये बताऊँ मैं आपको, हमारे एजुकेशनल लेवल, मैक्रो लेवल पे तरक्की काफ़ी तेज़ी से हुआ है। अब हायर एजुकेशन को देखिए, अगर आप ओवरऑल इंडिया को देखते हैं, अगर इनइक्वालिटी को आप नहीं कंसिडर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और रिसोर्स कंजम्पशन काफ़ी कम है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मुस्लिम वर्कफोर्स इज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम है, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक ग्राफ आपको दिखाता हूं प्लीज। दिस शोज डिफरेंट कंट्रीज। आप देखेंगे सबसे वर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया भी देखिए आप, ये पुणे में इंडेक्स दिया हुआ है। इंडिया 5वें कैटेगरी में है ऊपर की तुलना में, ठीक है। ये सिचुएशन है 1990 की। अगर जो ऑपरेट कर रहे हैं वो मेरी बात सुने और ध्यान से करें। आप देखेंगे 1990 से 2019 तक कैसे प्रोग्रेस हुआ है सारी दुनिया में। अब देखिए अफ्रीका में कुछ कंट्रीज है, देखिए मैंने आपको कहने के पहले आपने शुरू कर दिया, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है 1990 से लेकर 2019 तक। अब देखेंगे इंडिया की रैंक 5वें स्थान पे थी, वो इम्प्रूव कर 3रे पर चला गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, वो वहाँ का वहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनकी पोजीशन वहीं पर है जहाँ पर पहले थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जबकि इंडिया का पोजीशन देखिए, आप आगे बढ़ाइए, 2004-2090 से लेके उसको दोबारा करना पड़ेगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का पोजीशन इंप्रूव हो रहा है, 5वें से चला जा रहा है 3रे पर। चाइना का पोजीशन अगर आप देखें तो वो नीचे जा रहा है, क्योंकि वहाँ एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो वहाँ के वहीं रह गए हैं वर्स्ट कैटेगरी में। ये अच्छी खबर है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एनर्जी यूज कम है, पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, रिसोर्स कंजम्पशन बहुत कम है। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि रिसोर्सेज, हमें एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है। अगला ग्राफ, इसमें देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से 2 कंट्रीज हैं, नीचे हैं, ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है। नीला वाला स्पॉट इंडिया का है, दूसरा चाइना का है। ये भी अगेन ग्लोबल रिपोर्ट से है, जैसे मैंने बताया, कोई इंडियन ये नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से निकला है। 1990 से 91 से लेकर 2019 तक करीब 30 साल का पीरियड कवर कर रहा है। आप देखेंगे किस तरह से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिया का नहीं बढ़ रहा है। अमेरिका सबसे ऊपर है, क्योंकि मैंने बताया जितना टेरिटरी है उसका 7 गुना ज़्यादा रिसोर्स कंजम्पशन होता है वहाँ पर। आप आगे बढ़ाइए इसको, आप देखेंगे कि इंडिया का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आप देखेंगे कि चाइना तो बहुत ऊपर चला गया है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, अगर आप मैक्रो लेवल को देखें, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कंसर्न है इनइक्वालिटी का। नाउ वी कम टू द नॉट सो गुड न्यूज़। द न्यूज़ इज दैट हमारी परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, पर्टिकुलरली एजुकेशन में, काफ़ी बुरी है। अगला ग्राफ में देखेंगे आप, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो ग्रोथ रेट था 90 के दशक में 1.8 था,
1.2 से 1.8 हुआ था 2001-2011 के बीच में, बढ़ा था 1.2 से 1.8, but after 2010 it has gone down to 0.8 and that is a matter of concern. ग्लोबली भी ये घटा है, लेकिन इंडिया में जो है काफ़ी तेजी से हमारा ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हुआ। ओवरऑल इंडेक्स नहीं घटा, लेकिन ग्रोथ रेट कम हुआ। आगे चलिए। Not the bad news is that go to the next one, हमें जल्दी करना है क्योंकि टाइम लिमिट है। ये देखिए इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो डिक्लाइन कर गया है। कोविड के पीरियड में, अगले ग्राफ पे चलते हैं, जरा जल्दी चलें। कोविड के पीरियड में हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटा है। डेवलपमेंट में 3 चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है और इनकम। सारी दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटी है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा घटी है, क्योंकि फिगर जो है गवर्नमेंट कहती है 6 लाख, WHO कहता है 6 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। बीच में कहीं पर सच्चाई है, लेकिन फिर भी इंडिया में डिक्लाइन सिर्फ हेल्थ में नहीं हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नहीं हुई है, एजुकेशन में डिक्लाइन सबसे ज़्यादा हुआ है। आप देखेंगे कि एजुकेशन में एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग घट गया है, मतलब हमारे यहाँ एनरोलमेंट, अटेंडेंस, उसमें डिक्लाइन आई है इन द रिसेंट ईयर्स। तो मैंने जैसे कहा, अगर आप इनइक्वालिटी को साथ में रखते हैं तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। विशेष रूप से हमारी जो डिक्लाइन हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ओवरऑल डिक्लाइन जो ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज में नहीं हुई है, इंडिया में डिक्लाइन इनकम में भी हुआ है, हेल्थ में भी हुआ है और एजुकेशन में पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में डिक्लाइन हुआ है। निश्चित रूप से चिंता की बात है। अगला ग्राफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनइक्वालिटी एक मेजर फैक्टर है। आप देखेंगे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ इनइक्वालिटी बहुत हाई है, और जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, इवन कैपिटलिस्ट कंट्रीज इन यूरोप, यू फाइंड लेवल इज वेरी हाई बट एक्सेस टू एजुकेशन में इनइक्वालिटी बहुत कम है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हमारी इंडिया जो है बीच में है, स्लाइटली अबव लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन हमारी इनइक्वालिटी बहुत शार्प है। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो। ये यहाँ पर रुकिए एक सेकंड, आप देखेंगे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में मैंने जैसे बताया डिक्लाइन हुआ है। अगला ग्राफ में चलिए, ये इनइक्वालिटी दिखाता है। इनइक्वालिटी आप देखेंगे एजुकेशन में 40% इनइक्वालिटी है। अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ को देखें, हमारी इनइक्वालिटी 31% था, जो घट के 15% हुआ, लेकिन एजुकेशनल इनइक्वालिटी जो है वो 40% से नहीं घटा, 37% हुआ है। देख रहे हैं आप, एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली बेसिक टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम इनइक्वालिटी में ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज समथिंग आई वांट टू फोकस ऑन दिस। एंड इफ यू अलाउ मी अनदर 5 to 7 minutes, आई वुड जस्ट लाइक टू, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजियस ग्रुप्स में किस तरह से इनइक्वालिटी है और किस तरह से इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। आगे चलिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज में एजुकेशनल इनइक्वालिटी हमारी तुलना में कम है। बाकी मुल्कों में, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका को लें तो आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी इन एजुकेशन इज मच लेस। इनइक्वालिटी अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस जेंडर एंड अक्रॉस सोशल रिलीजियस ग्रुप्स, हमारे देश के एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। आगे चलिए। सो दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एजुकेशन इनइक्वालिटी 6% है, हमारे यहाँ मैंने बताया 37% है करेंटली, विच इज सर्टनली मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। नेक्स्ट, आगे ये देखिए, ये एनरोलमेंट है अलग अलग सोशल रिलीजियस ग्रुप्स का। सॉरी, नीचे का नहीं आ रहा है। सबसे लोएस्ट जो अचीवमेंट है, अटेंडेंस इन द स्कूल प्राइमरी लेवल इज 88% फॉर द मुस्लिम्स, whereas एवरेज इज 93%। बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अटेंडेंस ऑफ द मुस्लिम चिल्ड्रन इन 0-6 to 14 एज ग्रुप इज द लोएस्ट। नीचे जो देख रहे हैं लाल लाल छोटे से बॉक्स हैं, सॉरी पहले पे जाइए, जो लाल छोटे बॉक्स हैं वो इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम। आप देख रहे हैं जी मुस्लिम्स का जो सबसे लोएस्ट लेवल पर है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी सबसे कम है, which means that the inequality over time in the last 20 years have gone up। जो विषमता है वो बढ़ा है, क्योंकि
rate of enrollment of the Muslim students is even less compared to SC/ST population. This is a matter of serious concern कि enrollment and attendance in the primary level also, although gap बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये गैप जो है ओवर टाइम बढ़ता जा रहा है। शाहिद साहब ने कहा था अब हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, बिल्कुल ये गैप बहुत अधिक है। एंड द सेम स्टोरी आई नो आई डोंट हैव मच टाइम एंड होपफुली अगर सेशन में अटेंड कर रहा हूँ कोई सवाल अगर उठेंगे मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन से हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, चारों कैटेगरीज में मैंने एनालाइज किया है, हमने क्या स्टोरी पाया है? सेम स्टोरी। वन इज दैट अटेंडेंस जो मुस्लिम बच्चों का है 14 से 18 में, कॉलेज एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में गैप इज वेरी हाई, मच हायर देन व्हाट वी नोटिस इन प्राइमरी एजुकेशन। बट सेकंड डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 10-15 साल में, ये मुस्लिम का डिप्रेवेशन जो है और बढ़ाया है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट रेट ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन द रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो लाल जो बक्सा आप देख रहे हैं जो बताता है ओवर टाइम कैसा बढ़ा है, आप देखेंगे मुस्लिम्स के लिए सबसे कम बढ़ा है। एज ए रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि इन मेनी इंडिकेटर्स ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, Muslims and scheduled caste, scheduled tribe are at the same level। 1990 की बात हो रही है, लेकिन 2019 में हम देख रहे हैं, यहाँ तक आंकड़े हैं कि मुस्लिम रिलेटिवली पिछड़ गए कुछ एरियाज में। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कंपटीशन की बात है, लेकिन क्योंकि अफर्मेटिव एक्शंस जो बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, रिजर्वेशन भी नहीं है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि मुस्लिम का एक एडवांटेज था इनिशियली, बट वो एडवांटेज कम होता चला जा रहा है, एवरेज से नीचे खिसकता चला जा रहा है। अब एक पजल सुनाऊं, उसके बाद में मैं कंप्लीट करूंगा अपना प्रेजेंटेशन। अटेंडेंस जैसे मैंने बताया, प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर बुनियाद रखी जाती है एजुकेशन सिस्टम की। जैसे मैंने बताया कि एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस मुस्लिम बच्चों का 6 से 14 में वो कम है अगर SC/ST से कंपेयर करें, अटेंडेंस और एनरोलमेंट। लेकिन अगर आप लिटरेसी रेट को देखते हैं, आप देखेंगे मुस्लिम लिटरेसी रेट 6+, 7+ में देखेंगे मुस्लिम का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तुलना में हाई है लिटरेसी रेट, क्योंकि उसमें 60+, 40+ वो भी इंक्लूडेड है। एंड मुस्लिम हैड एन एडवांटेज बिफोर 2-3 डिकेड्स। कुछ तो पार्टीशन के पहले मुस्लिम लिटरेसी रेट वाज हायर देन द अपर कास्ट हिंदू लिटरेसी रेट। अब 1930 की बात कीजिए, 1920 की बात कीजिए, कुछ तो पार्टीशन की वजह से कुछ एजुकेटेड लोग बाहर चले गए, लेकिन ओवर टाइम जो है ये लिटरेसी का एडवांटेज अभी भी है, लेकिन एनरोलमेंट का एडवांटेज जो है, ये पैराडॉक्स नहीं है, ओवर टाइम जो है ये गैप कम होता चला जा रहा है। जैसे मैंने बताया, टू कंक्लूड दैट द डिस्पैरिटीज आर अलार्मिंग, पर्टिकुलरली एट द हायर लेवल। मैंने सारे ग्राफ्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन पीपीटी में छोड़ के जाऊंगा, जो चाहें वो देख सकते हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में गैप जो है 50% से अधिक है। प्राइमरी एजुकेशन मैंने बताया 88%, 93%, ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन हायर लेवल पे जो जाते हैं, चलिए जल्दी जल्दी दिखा दीजिए, 6 to 14 है, आप ग्राफ को देखते चले जाइए। लिटरेसी रेट का गैप देख रहे हैं, मुस्लिम का थोड़ा हाई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से लिटरेसी रेट का, लेकिन अटेंडेंस रेट जो है वो कम है। आगे जाइए, दिस इज बाकी गैप, जेंडर गैप घट रहा है, रूरल अर्बन गैप घट रहा है, बट इंटर रिलीजियस गैप जो है लिटरेसी में वो बढ़ता चला जा रहा है ओवर टाइम। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एंड दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द ऑफिशियल डेटा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कोई प्राइमरी सर्वे नहीं किया है, सरकारी आंकड़ों से ही मैंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है पोस्ट सचर कमेटी में, जिसमें पार्लियामेंट में चर्चा हुई। और सोनिया जी आपने सुना होगा, पार्लियामेंट कहती है ये हमारा विचाराधीन है। इसका मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। आगे चलिए, ये जो है 16 ईयर्स के ऊपर
ग्राफ है, उसमें आप देख रहे हैं कि मुस्लिम का कितना कम है। आप देख रहे हैं गैप कितना एवरेज की तुलना में गैप बढ़ता चला जा रहा है जो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आगे चलिए, हायर सेकेंडरी एजुकेशन देखिए मुस्लिम का कितना गैप जो मैंने प्राइमरी लेवल पे बताया था उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा गैप है एट द हायर सेकेंडरी लेवल। आगे कॉलेज एजुकेशन का है, ग्रेजुएशन का है, उसमें भी देखिए आप मुस्लिम का परसेंटेज काफ़ी कम है। और ये जो लाल बॉक्स है वो दिखाता है इम्प्रूवमेंट। अब कंपेयर कीजिए उस इम्प्रूवमेंट को दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ में, इम्प्रूवमेंट का रेट थोड़ा कम है। इसका मतलब डिस्पैरिटीज ओवर टाइम इज इंक्रीजिंग, जो विषमता है वो बढ़ रहा है ओवर टाइम। आगे ये ग्रेजुएशन एंड अबव, चलिए ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखने की बात है। आगे चलिए, ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रॉप आउट रेट जो है मुस्लिम्स का सबसे अधिक है। मुस्लिम बच्चों का सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट है इवन कंपेयर टू SC/ST पॉपुलेशन। और नेशनल सैंपल सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, पता है क्या वजह है? मुस्लिम बच्चों के लिए 25% बच्चे ये कहते हैं हम इसलिए ड्रॉप आउट कर रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते विथ ऑल द सब्सिडीज दैट आर देयर because of the withdrawal of the fellowship certainly is that it has hurt। इसकी जो स्कॉलरशिप मिलती थी ना उससे इंसेंटिव मिलता था। affordability among the Muslim population poverty is higher than the upper caste। और उसके बाद में अगर फाइनेंशियल सपोर्ट कम हो जाता है तो निश्चित रूप से ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि मेजर रीजन फॉर ड्रॉप आउट 25% बच्चों का है, वो इकोनॉमिक रीजन है फॉर मुस्लिम। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो इकोनॉमिक फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन 20% है, थोड़ा कम है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी वजह यह है कि एजुकेशन इज नॉट रेलेवेंट। 18% मुस्लिम बच्चे कहते हैं हमारी एजुकेशन रेलेवेंट नहीं करता क्योंकि उनके प्रोफेशन से कनेक्ट नहीं कर पाता। पता नहीं केतकर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या मकसद है, लेकिन निश्चित रूप से ये मकसद हम उम्मीद करते हैं कि ये मोर रिलेवेंट हो जाना चाहिए प्रोफेशनली। नेक्स्ट, ठीक है, मैं आप कंक्लूजन में एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये कहा जाता है, आपने देखा होगा सचर कमेटी में और पोस्ट सचर कमेटी में ये कहा है कि मुस्लिम हाउस होल्ड में एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज इज नॉट वेरी हाई। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में मुस्लिम फैमिली में चाइल्ड डिलीवरी कम है, एक्सेस टू ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट फैसिलिटी मुस्लिम का कम है, गोइंग टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में जाना उसका परसेंटेज भी दूसरी की तुलना में कम है। लेकिन हेल्थ आउटकम इंडिकेटर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी of the Muslim household is higher, slightly higher। सारे हेल्थ इंडिकेटर जो है वो थोड़ा बेहतर है SC/ST की तुलना में, एवरेज के बराबर है, एवरेज थोड़ा बेहतर है। वजह क्या है? हमने सचर और पोस्ट सचर कमेटी में चर्चा की काफ़ी। एक तो वजह यह है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़, थोड़ा सा कंसर्न फॉर हेल्थ हाइजीन, टॉयलेट फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, थोड़ा प्राइवेसी की भी सवाल है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी बात की जाती है, वो माफ़ कीजिएगा मुस्लिम फैमिली में थोड़ा कम है। अगर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को देखते हैं, बच्चे कितने मर जाते हैं 5 साल से कम, या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1 साल से कम, उसमें आप देखेंगे ओवरऑल लड़कियों के डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है बच्चों की तुलना में, लड़कों की तुलना में, क्योंकि नेग्लेक्ट होता है, सोशल प्रेजुडिसेस हैं। और मुस्लिम फैमिली में यही बात है कि लड़कियों का डेथ रेट जो है लड़कों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो गैप है लड़के लड़कियों के डेथ रेट में वो मुस्लिम फैमिली में थोड़ा कम है। तो ये मैं समझता हूँ कि जेंडर प्रेजुडिस तो हर कम्युनिटी में है, लेकिन थोड़ा सा मुझे नज़र आता है कि गर्ल चाइल्ड एंड द वुमन, आई कांट टॉक अबाउट women's social rights, family rights, but certainly the life expectancy of a Muslim woman is 2 years higher than the average Hindu woman. That's partly because of slightly better sanitation facilities and health facilities. लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि मुस्लिम फैमिलीज जो है वो नहीं इन्वेस्ट कर रही है।
लड़कियों का एनरोलमेंट रेट निश्चित रूप से कम है, मच लेस देन द एवरेज इन द कंट्री. बट आई जस्ट वांटेड टू एग्जामिन दिस हाइपोथेसिस. मैं इसको देखना चाहता था. नेशनल सैंपल सर्वे का 17-18 का डेटा हमारे पास है. क्या मुस्लिम हाउस होल्ड, गरीब हाउस होल्ड अपने बच्चों के तालीम के लिए खर्चा कम करता है नॉन मुस्लिम की तुलना में? ये मेरा लास्ट, मेरी वादा है, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में. हाँ, ये स्लाइड मुझे दिखाने दीजिए. आगे चलिए, आगे चलिए. ये जो ड्रॉप आउट रेट है, इसमें दिखाता है कि मुस्लिम ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है. देखिए सबका ड्रॉप आउट, अलग अलग कम्युनिटी का मैंने ड्रॉप आउट रेट निकाला है. 11-12 का भी है, 18-19 का भी. आगे चलिए, आगे चलिए. ये सारे रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल सबका दिखाया है. ये है रीज़न फॉर ड्रॉप आउट. मैंने ऑलरेडी बताया कि इकोनॉमिक रीजन आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द रीज़न फॉर ड्रॉप आउट फॉर द मुस्लिम फैमिली. आगे चलिए. ये मैं प्राइमरी लेवल की अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ. मैंने कंपेयर किया है मुस्लिम का नॉन मुस्लिम के साथ में 17-18 का. आप देखेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में मुस्लिम का लाल इंक से मैंने दिखाया है मुस्लिम का. अब देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट में मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में कोई खास फर्क नहीं है. थोड़ा बहुत देखेंगे आप, लाल वाले फिगर थोड़ा कम है. लेकिन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में गैप काफ़ी ज़्यादा है. 50% ज़्यादा है अटेंडेंस नॉन मुस्लिम्स में. उसी प्रकार जनरल कैटेगरी में भी जो गैप जो है, टोटल हायर एजुकेशन आप देखेंगे कि गैप काफ़ी बढ़ता जाता है. ये सही है कि मुस्लिम का अटेंडेंस रेट इन द हायर एजुकेशन इज़ मच लेस. क्या ये वजह है कि वो खर्चा कम करते हैं? ये मेरा सवाल है. आखिरी स्लाइड पे चलिए, इसके आगे चलिए. ये जो है दिखाता है कि एक बच्चे पर कितना मुस्लिम हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है और कितना नॉन मुस्लिम हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है. 17-18 का ये हाउस होल्ड लेवल का सर्वे है. सरकारी आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे, 75th राउंड ऑफ NSS. आप देखेंगे कि लोएस्ट 3 कैटेगरीज में एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर एलिमेंट्री हायर एजुकेशन इज हायर इन द मुस्लिम हाउस होल्ड. तो मुझे इस बात पे बिल्कुल शक है ये कहना कि मुस्लिम हाउस होल्ड अपने बच्चों की तालीम में, गरीब मुस्लिम हाउस होल्ड वो कम खर्चा कर रहा है. देख रहे हैं आप, सबसे लोएस्ट कैटेगरी में नॉन मुस्लिम हाउस होल्ड का खर्चा 2226 पर ईयर, जबकि मुस्लिम का थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है. तो कम तो नहीं है निश्चित रूप से. तो मुझे ये शक लगता है ये कहना कि मुस्लिम हाउस होल्ड अपने बच्चों की तालीम के लिए लोअर लेवल पे नॉन मुस्लिम की तुलना में कम खर्चा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि दिस हाईलाइट द रोल ऑफ द स्टेट, पब्लिक एजेंसीज. तो आपको उनके हाउस होल्ड की तरफ से खर्चा अगर हो रहा है, यू मस्ट सपोर्ट इट विद सम फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, लोकेशन ऑफ द स्कूल्स. अगर बच्चे मदरसे में जाते हैं तो निश्चित उनकी मजबूरी है, और कुछ तो मुझे लगता है कि कल्चरल फैक्टर्स भी हैं. मेरा एक स्टूडेंट है जो क्लार्क यूनिवर्सिटी में अब एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, कलकत्ते में पढ़ा लिखा है, उसका नाम है वहीद खान. उसने कहा सर मैं मदरसे में पढ़ता था और एंजॉय भी करता था, लेकिन मेरे अंकल ने कहा तुम चलो दूसरे स्कूल में. मैं चला गया और इसीलिए मैं अमेरिका पहुंचा. तो निश्चित रूप से अगर ये ऑप्शन दिया जाए, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जाना बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है. जिस तरह केतकर साहब ने कहा कि वैल्यूज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, बट सर्टनली आई डू बिलीव दैट गिवन एन ऑप्शन, बच्चों में एस्पिरेशन है, फैमिली में एक्सपेंडिचर भी है, और आई एम श्योर वी कैन फुलफिल द ड्रीम ऑफ इंक्लूसिव इंडिया. सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. धन्यवाद. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.